नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबिया। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। काउंटिंग से पहले भाजपा की अहम बैठक में प्रत्याशियों को दिए गए टिप्स। राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर हरदा का प्रहार। विजयवर्गीय को बताया खरीद फरोख्त का शातिर खिलाड़ी, षड्यंत्र की राजनीति का आरोप। भाजपा विधायक चैंपियन का बड़ा बयान। 2017 की तुलना में 57 के आंकड़ों को नहीं छू पाएगी भाजपा, लेकिन पार्टी की जीत का किया दावा। और स्वच्छता सर्वेक्षण में दून को अव्वल बनाने की कवायद शुरू। नगर निगम ने 100 स्कूलों का किया चयन। सबसे ज्यादा प्लास्टिक पॉलिथीन इकट्ठा करने पर किया जाएगा सम्मानित। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। अब बात सबसे पहले करेंगे सियासत की। उत्तराखंड में 10 मार्च को होने वाली मतगणना से पहले भाजपा ने 70 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के साथ बैठक कर मतगणना को लेकर टिप्स दिए हैं। क्या कुछ टिप्स प्रत्याशियों को दिए गए हैं और क्या कुछ सरकार बनाने को लेकर भाजपा का दावा है, इसी पर देखिए हमारी एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में 10 मार्च को विधानसभा चुनाव को लेकर मतगणना होनी है, जिसको लेकर भाजपा तैयारियों में जुटी है। मतगणना से पहले बीजेपी ने पार्टी प्रत्याशियों के साथ बैठक की, जिसमें विधानसभा के प्रभारी, पार्टी के प्रत्याशी, प्रदेश पदाधिकारी और सांसद भी मौजूद रहे। बैठक में प्रत्याशियों को 10 मार्च को मतगणना के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए नए नियमों के बारे में टिप्स दिए गए। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि काउंटिंग को लेकर अब प्रत्याशी अपने एजेंट को वर्कशॉप के जरिए टिप्स देंगे। कल और परसों में एक वर्कशॉप भी हम लोग जो हमारे चीफ इलेक्शन एजेंट होंगे या जो एजेंट बनेंगे उनके साथ की जाएगी। यानी काउंटिंग को लेकर जिस गंभीरता के साथ सभी प्रत्याशियों को होना है, उसके संबंध में भी बातचीत हुई है विस्तृत रूप से, और अच्छी प्रकार से हम लोग सरकार बना रहे हैं। ठीक प्रकार से सभी लोगों से बातचीत हुई है, उस संबंध में भी हुई है। सब लोगों का उत्साह बढ़ा, वो उत्साह है। भाजपा की इस बैठक में राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी को लेकर सियासी गलियारों में भी सवाल उठते रहे हैं कि आखिर कैलाश विजयवर्गीय भाजपा की इस बैठक में क्यों पहुंचे। लेकिन मीडिया से बातचीत करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने साफ किया कि भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें 10 मार्च को होने वाली मतगणना को लेकर कार्यकर्ताओं को टिप्स देने के लिए भेजा है। कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि उत्तराखंड में भाजपा की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। काउंटिंग से पहले हुई भाजपा की अहम बैठक के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि आखिर कैलाश विजयवर्गीय की बैठक में मौजूदगी के क्या कुछ मायने हैं। भले ही भाजपा इसे ये कहकर किनारा कर दे कि कैलाश विजयवर्गीय टिप्स देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन असल में बैठक का सही उद्देश्य तो 10 मार्च के बाद ही सामने आएगा। काउंटिंग चुनाव प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। भारतीय जनता पार्टी की ये व्यवस्था है कि चुनाव को बहुत गंभीरता से हम लोग लेते हैं, तो हम काउंटिंग को भी उतनी ही गंभीरता से ले रहे हैं। और आज इसीलिए जवाबदार कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग बैठे हैं। काउंटिंग की बारीकियां समझाइए उनको कि किस प्रकार काउंटिंग में रहना है। अगर 8 बजे काउंटिंग चालू हो रही है तो 7 बजे वहां पर पहुंच जाना है, किस तैयारी के साथ जाना है। ये सब छोटी छोटी बातें काउंटिंग की वो हमारे कार्यकर्ताओं ने उन्हें समझाई है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। वहीं भाजपा की मतगणना बैठक में पहुंचे राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस के संगठन महामंत्री मथुरादास जोशी ने कहा कि बीजेपी हमेशा से ही षड्यंत्र की राजनीति करती आई है। पहले भी कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदेश में षड्यंत्र रचने का काम किया था और ऐसी स्थिति में अभी भी भाजपा को हार का डर सता रहा है। इसलिए बीजेपी ने षड्यंत्रकारी कैलाश विजयवर्गीय को जोड़तोड़ की राजनीति के लिए उत्तराखंड भेजा है। देखिए, तो राजनीतिक दलों की बैठकें होती रहती हैं। भाजपा भी अपनी बैठक कर रही होगी, ये उनका अपना मामला हो सकता है। लेकिन आपने एक बड़ी बात कही कि जहाँ तक सवाल है विजयवर्गीय का, हालांकि वो पहले भी यहाँ आते रहे हैं और
निश्चित रूप से 2017 की 2016 में जो सरकार गिराने में विजय वर्गीय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उनका दिमाग ही षड्यंत्रकारी दिमाग है भाजपा में, उनको माना जाता है षड्यंत्र करने के वो माहिर हैं। हो सकता है उनकी निगाह कहीं पर हो, लेकिन मुझे लगता है कि इस चुनाव में जो रिजल्ट आएंगे वो भाजपा के मंसूबे उससे पूरे होने वाले नहीं हैं। जी हाँ, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी इस बार बेहतर प्रदर्शन कर रही है और हम लोग पूरे बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। और बैठक जो बीजेपी की उनका इंटरनल मुद्दा है, उनका इंटरनल बैठक, उसमें हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो हम लोग पूरी बहुमत की सरकार इस बार बनाने जा रहे हैं। वहीं कैलाश विजयवर्गीय को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी बड़ा बयान दिया है। हरीश रावत ने निशाना साधते हुए कहा कि राजनीति में खरीद फरोख्त का पुराना शातिर खिलाड़ी उत्तराखंड पहुंच चुका है। हरदा ने कहा कि बंगाल और बिहार में भी भाजपा ने इसी तरह खरीद फरोख्त की थी और अब एक बार फिर से कोशिश की जा रही है, जिसे देखते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोकतंत्र के पहरुए सावधान को कांग्रेस भी सावधान है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर पलटवार कर निशाना साधा। विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस हार के डर से घबराहट में आकर बयानबाजी कर रही है। वहीं हरीश रावत पर हमला करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हरदा को पिछली बार की तरह इस बार भी हार का सामना करना पड़ेगा। कैलाश विजयवर्गीय ने भाजपा की जीत का दावा किया है। उनको ही जनता माफ नहीं करेगी, वो खुद 2 सीट से हार चुके हैं, इस बार फिर हार रहे हैं वो, तो जनता उनको माफी नहीं कर रही। उनने इतने भ्रष्टाचार किए इस प्रदेश के अंदर, इस प्रकार उनके लोगों ने लूटा इस प्रदेश को, तो जनता उनको माफी नहीं कर रही है। उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य में कई मुद्दों को लेकर फिर से बड़े आंदोलन की बात कही है। यूकेडी ने भाजपा और कांग्रेस पर प्रदेश के विकास के नाम पर लूटने के गंभीर आरोप लगाए। यूकेडी नेता का कहना है कि भाजपा और कांग्रेस ने अपने चुनावी एजेंडे में भू कानून, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के साथ तमाम मुद्दों को गायब रखा। यूकेडी नेता त्रिवेंद्र पवार ने कहा कि यूकेडी राज्य के मुद्दों को लेकर फिर से बड़े आंदोलन करने की तैयारी कर रही है। इसलिए उत्तराखंड का आंदोलन बहुत ईमानदारी के साथ परिश्रम को लेकर के और अनुच्छेद 371 भू कानून को लेकर के, पूर्णकालिक राजधानी को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, जल जंगल जमीन को लेकर के जो है अभी से हम जो है इस जैसे ही सरकार बनेगी, चाहे वो किसी की भी बनेगी, वो क्रांति जो है सड़क से लेके सदन तक लड़ाई लड़ता रहेगा इन मुद्दों को लेकर के। उत्तराखंड में 10 मार्च को होने वाली मतगणना को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। देहरादून की बात करें तो लगभग 500 पुलिस कर्मियों का पहरा मतगणना के दिन रहेगा। हालांकि इस बार पुलिस के लिए कुछ सहूलियतें विजय जुलूस को लेकर रहेंगी, क्योंकि इस बार विजय जुलूस पर कोविड के चलते प्रतिबंध है। देखिए 10 तारीख को मतगणना दिवस है, उसके लिए अभी जो हमने फोर्स लगा रखा है, जो आउटर कॉर्डन है वो लोकल पुलिस का है, जो इनर कॉर्डन है, इनर कॉर्डन हमारी पीएसी का है, और जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी जो कि स्ट्रांग रूम पर ड्यूटी है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस की है। तो 3 टियर में हमारी टोटल सिक्योरिटी अभी लगाई गई है। जो मतगणना का दिन है, मतगणना के दिन में पार्किंग की अलग ड्यूटीज़ लगाई गई हैं। इसके अलावा विधानसभा वार फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, तो विधानसभा वार हमारे द्वारा ड्यूटीज़ लगाई गई हैं, जो कि सुबह 5 बजे से ड्यूटी पर तैनात होने के आदेश किए गए हैं, और जब तक कि मतगणना समाप्त नहीं होती तब तक वहां पर ड्यूटीज़ रहेंगी। खबरों में बढ़ेंगे आगे। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में भारतीय नागरिकों की वापसी का दौर जारी है। इस बीच उत्तराखंड के भी कई बच्चे अपने घर सुरक्षित वापस लौट चुके हैं। हरिद्वार की खुशी सिंह भी हमले के बीच सुरक्षित घर लौट आई है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल है देखने को मिल रहा है। खुशी सिंह ने सरकार का आभार व्यक्त किया है। सुरक्षित वापसी को लेकर खुशी सिंह का क्या कुछ कहना है, उनकी बातचीत की हमारे संवाददाता नरेश तोमर ने। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, उसमें भारतीय मूल के कई बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं और उनके माँ बाप जो है लगातार हिंदुस्तान के अंदर परेशान है। देश के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लगातार ये कवायद की जा रही है कि वहाँ से बच्चों को निकाला जाए। वहीं हरिद्वार की लाडली पहुंची है हमारे पास, उससे जानते हैं आखिरकार किस तरह की दिक्कतों का सामना उसने वहाँ पर किया, और जिस तरह से हम देखते हैं कि आज कई बच्चे ऐसे हैं कि जो अभी भी घर नहीं पहुंचे हैं, तो माँ बाप लगातार केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनको लाने की पहुंचा जाए। आप हरिद्वार पहुंचे हैं, किस तरह से आप घर में परेशानी का माहौल था और आपका जीवन वहाँ किस तरह से बीता था, ये बताइए आप। सर पहले तो सिचुएशन सब नॉर्मल थी। हमें ये पता था कि बॉर्डर में टेंशन चल रही है और जो रशियन ट्रूप्स हैं वो बॉर्डर पे
है, तो उस टाइम पे हमें कोई दिक्कत नहीं थी। फिर हमें ये था कि हम लोगों की क्लासेस ऑनलाइन हो गई थी, तो हम लोग ने फ़्लाइट्स करा ली थी कि हम वापस इंडिया चले जाएँगे और यहाँ पे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे और कोई फ़ायदा नहीं है। फिर हम वापस इंडिया चले जाएँगे जब बॉर्डर पे इतनी टेंशन है फिर भी तो हमारी फ़्लाइट थी 12 तारीख की, बट उससे पहले ही ये सब शुरू हो गया था जब कीव में बॉम्बिंग वगैरह हुई थी। तो सब लोग टेंशन में आ गए थे और सबकी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई थी। कुछ बच्चे जिनकी फ़्लाइट्स उसी दिन थी वो लोग कीव गए थे उज़ग्रोत से, हमारी यूनिवर्सिटी उज़ग्रोत नेशनल यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ से जो बच्चे गए थे उन्हें वापस बुला लिया गया था। 15-20 बच्चे गए थे, उन्हें वापस हमारी यूनिवर्सिटी के थ्रू बस गई थी, वो लेके उन्हें वापस आ गई थी। खुशी, किस तरह का मंजर वहाँ पर देखने को मिला? जिस तरह लगातार ब्लास्टिंग मिसाइलों की आवाज आ रही है, गोलों की धन 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 आवाजें आ रही है, किस तरह का मंजर देखती हैं आप वहाँ पर? सर खाने के लिए उन्हें कुछ मिल नहीं रहा था वहाँ पे, बिस्किट्स और चिप्स वगैरह जो उनके पास ऑलरेडी पड़े थे पैकेट फूड, वही वो खा रहे थे। और एम्बेसी वाले हेल्प तो कर रहे थे बट काफ़ी बच्चे बहुत परेशान थे जिनके पास हेल्प नहीं पहुँच रही थी। अभी भी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो मिसिंग हैं और उन तक हेल्प नहीं पहुँच पा रही है। हमारी भी यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट थी, युविका, शी वाज देयर इन कीव और उसने भी काफ़ी मुश्किलों का सामना किया और अब वो वापस आ गई है इंडियन एम्बेसी के थ्रू। देखा आपने, ये थी खुशी सिंह, जिन्होंने बताया कि उन्होंने जिन हालातों में यूक्रेन में अपना जीवन दिया, क्योंकि जिस तरह से अभी भी वहाँ युद्ध चल रहा है और भारतीय मूल के बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, उसको लेकर लगातार यहाँ के जो माँ बाप हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, काफी चिंता के इस विषय में पड़े हुए हैं और केंद्र सरकार से लगातार गुहार वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके बच्चों को वापसी लाया जाए। अब देखना हो कि कभी युद्ध थमेगा और कब वहां से जो बच्चे जो फंसे हुए हैं वो वापस आ पाएंगे। चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए नरेश तोमर, हरिद्वार। केंद्र सरकार की तरफ से कराए जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण में राजधानी देहरादून को अव्वल बनाने के लिए नगर निगम प्रशासन ने अभी से कवायद शुरू कर दी है। नगर निगम प्रशासन ने राजधानी के 100 स्कूलों का चयन किया है, जहां बच्चों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करने के साथ तय किया जाएगा कि स्कूल अपने बच्चों के जरिए सबसे ज्यादा प्लास्टिक पॉलिथीन इकट्ठा करेगा, उस स्कूल को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही पुरस्कार स्वरूप धनराशि मुहैया कराई जाएगी। स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए शहरवासियों से, सभी व्यापारियों से, सभी स्कूल के बच्चों से, जितने हमारे यहाँ शहरवासी हैं, सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण में आपकी सहभागिता से निश्चित रूप से देहरादून जो है हमारा, इसके अच्छे परिणाम आएंगे। अच्छा स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छी रैंकिंग हमारी आएगी। हमारा प्रयास है कि इस बारी 1 से लेकर 50 स्थान तक जो है हमारे देहरादून नगर निगम का नाम है। सितारगंज से किच्छा की तरफ जा रहे सवारियों से भरी बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में करीब 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 108 की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि बस में करीब 50 यात्री सवार थे और मौके से बस चालक फरार बताया जा रहा है और चालक की लापरवाही के चलते ही इस हादसे का कारण बताया जा रहा है। मोड़ से देख रहे थे तो मोड़ से हमने देखा कि ये गाड़ी यहाँ से लहरा गई, ये यहाँ से लहराई ये गाड़ी, ये जो आप ब्रेकर देख रहे हैं। तो हमारे जब यहाँ में आया तो ये संज्ञान में आया कि ये मोबाइल पर ड्राइवर बात कर रहा था, ठीक है। तो ये ड्राइवर अगर बात कर रहा था तो गाड़ी ये लापरवाही से गिरी है। ये तो कही है कि कोई जनहित में नुकसान न हो, चोटें सबको आई है, आपके सामने की बात है, आप यहाँ मौके के हो। उत्तराखंड एसटीएफ ने निजी कंपनी के टावर लगाने के नाम पर 14 लाख की धोखाधड़ी की घटना का खुलासा किया है, जिसमें एसटीएफ ने कोलकाता से मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 13 फर्जी सिम कार्ड, 7 डेबिट कार्ड और कई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और मुख्य आरोपी से पूछताछ की जा रही है। खटीमा में हाईवे किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच शुरू कर दी है। टनकपुर रोड में 1.5 किलोमीटर आगे पे जो है एक डेड बॉडी मिली है और सर पर उसकी चोट है। शिनाख्त तो अभी हो नहीं पाई है, इसकी जाँच कर रहे हैं और इसकी ID निकालेंगे और उसके बाद जो है कहाँ की बॉडी है तो फिर उसके बाद जो है क्लियर हो पाएगा कि ये कहाँ का रहने। के लक्सर मार्ग पर सोनाली पुल के पास एक ट्रक ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और ट्रक चालक को गिरफ्तार कर ट्रक को सीज कर दिया है। के पास एक एक्सीडेंट हुआ ट्रक्स का और बाइक का, तो उसमें जो बाइक सवार लड़का इफ्तिखार सन ऑफ मुस्तफ़ा
निवासी घोसीपुरा, उम्र 27 वर्ष। इसकी मौके पर डेथ हो गई थी। इसका पंचनामा करके पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और ट्रक वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तराखंड में मौजूदा चुनावों में मतदाताओं की संख्या को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक गैर सरकारी संस्था की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 10 सालों में उत्तराखंड में मतदाताओं की संख्या में 30% का इजाफा हुआ है। ये इजाफा उत्तराखंड में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि कहीं ये सुनियोजित तरीके से तो नहीं किया जा रहा। ये रिपोर्ट देखिए आप। क्या उत्तराखंड में बाहर से बड़े पैमाने पर लाकर वोटरों को बसाया जा रहा है? क्या सियासी फायदे के लिए उत्तराखंड में डेमोग्राफिकल चेंज को हवा दी जा रही है? ये वो सवाल हैं जो एक ताजा सर्वे के बाद उत्तराखंड के सियासी गलियारों में पूछे जा रहे हैं। दरअसल सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज फाउंडेशन यानी SDC नाम की एक गैर सरकारी संस्था की हालिया रिपोर्ट में उत्तराखंड में मतदाताओं को लेकर हुए बदलाव के संबंध में नई जानकारी दी गई है। SDC की इस रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में पिछले 10 सालों में मतदाताओं की संख्या में बड़ा उछाल आया है। उत्तराखंड में 2012 से 2022 तक मतदाताओं की संख्या में 30% का इजाफा हुआ है। डिकेडल इलेक्टोरल ग्रोथ एंड डेमोग्राफिक चेंजेस 2012-2022 नाम से जारी इस रिपोर्ट की माने तो मौजूदा वक्त में जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनमें उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां मतदाताओं की संख्या में 30% का इजाफा हुआ है। ऐसे में अगर ये भी मान लिया जाए कि राज्य के पहाड़ी जिलों से पलायन के चलते उत्तराखंड के मैदानी जिलों में मतदाताओं की संख्या में इजाफा हो रहा है तो भी 30% का उछाल कहीं से गले नहीं उतरता। ऐसे में इस बात की आशंका जताई जा रही है कि सियासी फायदे के लिए अन्य राज्यों से लाकर लोगों को उत्तराखंड में बसाया जा रहा है। तमाम तथ्यों के आधार पर यह सवाल उठना लाजमी है कि उत्तराखंड में ऐसे क्या कारण है कि इतनी बड़ी भारी मात्रा में वोटर्स की वृद्धि हुई है। और विशेष तौर पर ये जो वृद्धि है प्रदेश के जो मैदानी जिले हैं उधमसिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल जिलों में देखने को आई है। नई सरकार बनने के बाद में यही उम्मीद रहेगी कि सरकार और सरकार की तमाम प्रशासनिक इकाइयाँ इस बात पर गहन मंथन, चिंतन और इसकी जांच भी करेंगी कि ऐसे क्या कारण हैं। क्या उत्तराखंड में वोटर ID कार्ड बनाना, आधार कार्ड बनाना बड़ा सरल है और इसके क्या परिणाम, दुष्परिणाम उत्तराखंड के सुशासन के दृष्टिकोण से में पड़ेंगे? क्या कोई सुनियोजित तरीके से उत्तराखंड में लोगों को यहाँ पर लाया जा रहा है, बसाया जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है, धार्मिक कारण है, सामाजिक कारण है, सुरक्षा के कारण है? तो इन तमाम पहलुओं के ऊपर जांच होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये उत्तराखंड के लिए एक बड़ा ही गंभीर। इस रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल उत्तराखंड में 8 नगर निगम क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में 420 पार्षद चुनकर आते हैं। रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड में मतदाताओं की संख्या में जो बड़ा उछाल आया है वो इन्हीं नगर निगम इलाकों में आया है। ऐसे में इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि सुनियोजित तरीके से बाहर से लोगों को न सिर्फ बसाया जा रहा है बल्कि अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए राज्य में डेमोग्राफिकल चेंज को हवा दी जा रही है। नीति निर्माण, शासन व्यवस्था और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के आधार पर तैयार ये रिपोर्ट जो इशारा कर रही है वो भले ही मौजूदा वक्त में चुनावी मुद्दा न हो लेकिन उत्तराखंड के आम लोगों के हितों पर हो रहे कुठाराघात की गवाही जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम टीवी, देहरादून। उत्तराखंड में पोस्टल बैलेट का जिन अब भी बोतल से बाहर है। एक तरफ जहां कांग्रेस पोस्टल बैलेटों में धांधली का आरोप लगा रही है तो वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस की हार का डर साबित करने में लगी है। हालांकि इस बीच ये समझना जरूरी है कि आखिर पोस्टल बैलेट्स को लेकर सवाल उठ क्यों रहे हैं और ये इतने अहम क्यों हैं। उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम 10 मार्च को आने हैं। इसके बाद ही तय होगा कि इस पहाड़ी राज्य में अगले 5 सालों के लिए कौन सत्ता संभालेगा। उत्तराखंड में सत्ता के रास्ते में पोस्टल बैलेट्स का चेकपोस्ट बेहद अहम माना जाता है। कहते हैं कि जिस पार्टी की नाव पोस्टल बैलेट का सहारा पा गई उसका किनारे लगना तय है। जिसे इन पोस्टल बैलेट्स का सहारा नहीं मिला उसका मझधार से निकलना मुश्किल हो जाता है। चुनाव परिणाम से पहले अब इसी पोस्टल बैलेट्स को लेकर घमासान मचा है। कांग्रेस का आरोप है कि इस बार पोस्टल बैलेट्स में जमकर धांधली हुई है। कांग्रेस ये आरोप एक नहीं बल्कि कई बार लगा चुकी। उत्तराखंड में कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर हरीश रावत खुद इस आरोप को लेकर मुखर नजर आते हैं। हरीश रावत न सिर्फ अपने बयानों में बल्कि अपनी सोशल मीडिया वॉल पर भी इस आरोप को लिखते रहे हैं।
हरीश रावत की माने तो वो जिस लालकुआं विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, उस विधानसभा क्षेत्र के पुलिस कर्मियों को पोस्टल बैलेट दिए ही नहीं गए। मैं तो एक बात नहीं समझ पाया कि 56 लालकुआं में पुलिस के लोगों के पास बैलेट क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, और सब जगह जिन पुलिस लाइनों में और जगहों के बैलेट पहुंच गए, लेकिन 56 लालकुआं के बैलेट नहीं पहुंचे। तो ये स्थिति कई सवाल खड़े कर रही है। और पहले ये स्थिति खटीमा के विषय में भी थी। खटीमा में कुछ हल्ला गुल्ला मचा तो चंपावत से दूसरी जगह से बैलेट लाए गए हैं, लेकिन यहाँ उन बैलेटों को जो है आरओ तक पहुँचाने के लिए कोई प्रयास नहीं हो। अब कांग्रेस को चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं, कांग्रेस को जनता पर विश्वास नहीं, कांग्रेस को संविधान पर विश्वास नहीं, कांग्रेस को कोर्ट पर विश्वास नहीं, कांग्रेस को किसी पर विश्वास नहीं, यहाँ तक कि जिनको उन्होंने टिकट दिया उन पर भी विश्वास नहीं। तो अब इसका इलाज तो वही खोज सकते हैं, हमने क्या खोजना है। अब समझिए कि हरीश रावत और कांग्रेस लगातार पोस्टल बैलेट में धांधली के आरोप लगा क्यों रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड में तकरीबन 1 लाख के करीब पोस्टल बैलेट्स हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट्स में बीजेपी को बढ़त मिली। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी पोस्टल बैलेट्स ने बीजेपी के लिए प्रचंड बहुमत का रास्ता प्रशस्त कर दिया। इस ट्रेंड को समझे तो साफ है कि पोस्टल बैलेट्स में बीजेपी बाजी मारती रही है। जाहिर है कि अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो बीजेपी कई सीटों पर जीत का परचम इन्हीं पोस्टल बैलेट्स के सहारे लहरा सकती है। जानकार बताते हैं कि पोस्टल बैलेट्स को लेकर कांग्रेस की चिंता सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल की भी है। जानकार ये भी बताते हैं कि पोस्टल बैलेट्स के सही इस्तेमाल की प्रक्रिया में ऐसे लूप होल भी हैं जो इसके गलत इस्तेमाल की राह भी बना देते हैं। अब आखिर में 2017 के विधानसभा चुनाव के एक आंकड़े को भी देख लीजिए। 2017 के विधानसभा चुनाव में 15 सीटों पर जीत हार का अंतर 2500 वोटों के करीब रहा। इनमें से 8 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली, जबकि 6 सीटों पर कांग्रेस को, वहीं 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली थी। ऐसे में समझिए कि राज्य में 15 सीटों पर जीत हार का अंतर महज 2500 वोटों के आसपास सिमट गया। और यही वजह है कि जब लड़ाई बेहद करीबी और बिना किसी लहर के लड़ी जा रही हो तो वहां हर एक वोट जरूरी हो जाता है। देहरादून से टाइम टीवी के लिए हितेश त्यागी और मनीष टंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में सरकार किसकी बनेगी इसका फैसला 10 मार्च को होगा। सत्ता की कुर्सी पर जनता ने किसे बैठाया है इसका पता भी 10 मार्च को ही लगेगा। लेकिन उससे पहले ही अब उत्तराखंड में विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका जताई जाने लगी है। ये रिपोर्ट देखिए आप। उत्तराखंड में सरकार किसकी बनेगी, कौन सत्ता के शीर्ष पर बैठेगा, किसे सत्ता के सुख का पान करने का आनंद मिलेगा, ये वो सवाल हैं जिनका जवाब 10 मार्च की दोपहर तक मिलने लगेगा। लेकिन इन सवालों के जवाब से पहले अब ऐसा सवाल राजनीतिक गलियारों में तैरने लगा है जो उत्तराखंड के नेताओं को न सिर्फ शर्मसार करने वाला है बल्कि जनता और वोटरों के चुनाव को भी चुल्लू भर पानी डूब मरने के लिए दे रहा है। दरअसल चुनाव परिणाम आने से पहले ही विधायकों की खरीद और फरोख्त की आशंकाएं सिर उठाने लगी हैं। ये वो आशंकाएं हैं जो लोकतंत्र के सीने में न सिर्फ खंजर बनकर चुभती हैं बल्कि रिश्ते खून के साथ इनका दर्द भी बढ़ने लगता है। आप ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड इस तरह खराब हो चुका है कि उनको इस रूप में माना जाता है, परसेप्शन बन गया है कि इन्होंने खरीद फरोख्त करनी है। लेकिन हम लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं, हमारा कोई साथी इतना कमज़ोर नहीं है कि जो उनके खरीद फरोख्त के जाल में फंसे। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। वो कुख्यात हैं और एक कुख्यात होने के कारण ये एक माहौल पर ऐसा बन गया है। मैंने पहले ही कहा है, हरीश रावत जी हों या गणेश गोदियाल जी हों, वो अपनी हार के बहाने ढूंढ रहे हैं। खरीद फरोख्त तो वर्षों तक कांग्रेस की देश ने देखी है, किस प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर 15-15 एमपीज खरीदे गए थे और उनके प्रमाण भी मिल गए थे। ये कांग्रेस के में हुआ है। और अटल जी जब प्रधानमंत्री थे 1 वोट से सरकार गिर गई थी और हमने खरीद फरोख्त स्वीकार नहीं की थी। तो चाल चरित्र चेहरा तो इस दोनों चीजों से पता लग जाता है। सोचिए कि जिस जनप्रतिनिधि की राजनीतिक निष्ठाओं से प्रभावित होकर जनता उनका चुनाव करती है,
चुनाव में उन्हें बेशकीमती वोट देकर जनता की सर्वोच्च अदालत में पैरवी के लायक बनाती है, वही जनप्रतिनिधि अपने सियासी फायदे के लिए जनता की उम्मीदों और आकांक्षाओं को चूल्हे भाड़ में डाल देते हैं। अगर ये आशंकाएं सही हैं तो यकीन मानिए कि इस राज्य में राजनीतिक शुचिता की बात अब बेमानी होने लगी है। और अगर आप राजनीतिक निष्ठाओं का सवाल पूछ रहे हैं तो आप खुद से बेईमानी कर रहे हैं। उत्तराखंड के राजनीतिक आसमान पर गिर रहे विधायकों की खरीद फरोख्त के काले बादलों के पीछे मौजूदा हालात की गर्मी वजह बताई जा रही है। दरअसल उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटें हैं। बहुमत के लिए 36 सीटों की जरूरत होती है। मौजूदा हालात में उत्तराखंड में किस पार्टी को बहुमत मिल रहा है, ये कह पाना बेहद मुश्किल है। खुद पार्टियों का थिंक टैंक भी इसे लेकर मुतमईन नहीं है। पार्टी प्रवक्ताओं के लाख दावों के बावजूद अब भी राजनीतिक पंडितों की एक बड़ी जमात ऐसी है जो सरकार किसकी बनेगी इस पूर्वानुमान पर एक राय नहीं बना पाई है। ऐसे में इस बात की आशंका प्रबल होती जा रही है कि कहीं मामला बॉर्डर लाइन पर आकर टिक न जाए, और अगर ऐसा हुआ और सीटों का आंकड़ा 34-35 के फेर में फंसा तो उसे 36 तक पहुंचाने के लिए पार्टियां हर दांव चलने को तैयार हैं। ऐसे में एक दो विधायकों की घर वापसी या फिर घुटन से मुक्ति का समारोह आयोजित हो जाए तो हैरान मत होइएगा। फिलहाल मार्च 2016 में हरीश रावत की सरकार गिराने के दृश्य को याद करिए और उम्मीद करिए कि इस राज्य में राजनीति का वो दौर न लौटे। देहरादून से हितेश त्यागी और मनीष टंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में चुनावी नतीजे आए नहीं कि अपनी डफली अपना राग वाला हिसाब हो चला है। भाजपा कांग्रेस 10 मार्च से पहले ही अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। यही नहीं, इस बीच भाजपा एक कदम और आगे निकल गई है। ओवर कॉन्फिडेंट दिख रही भाजपा न सिर्फ सरकार बनने का दावा कर रही है बल्कि अभी से ही मंत्री पद के दावेदार भी सामने आने लगे हैं। 10 मार्च को उत्तराखंड राज्य की सत्ता के सिंहासन पर कौन काबिज होगा, इसके लिए जनता का फैसला जग जाहिर भी नहीं हुआ कि भाजपा कांग्रेस समेत निर्दलीय चुनावी ताल ठोक रहे प्रत्याशी भी अपनी अपनी जीत का दावा करने लगे। जीत के दावे तो एक हद तक ठीक हैं, मगर लगता है सरकार बनाने के लिए भाजपा को ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है। तभी तो भाजपा की ना तो जीत का ऐलान हुआ, ना ही कोई जश्न। लेकिन मंत्री पद के दावेदारों के लिए दावेदारी अब खुलकर सामने आने लगी है। कांग्रेस के मेरे जो प्रतिद्वंदी थे वहाँ, वो 3 दावेदार थे, तीनों चुनाव लड़ रहे थे, और एक आम आदमी पार्टी का भी एक कार्यकर्ता उनका भी चुनाव लड़ा था। वो पिछली बार वो बहुजन समाज पार्टी से भी लड़ा है, उसको मैंने पिछले चुनाव में लगभग 20,000 वोटों से हराया था। तो मेरा मानना है कि विपक्ष बिल्कुल बिखरा हुआ था और अपनी पार्टी एकजुट भी थी, विकास भी करके थे, बड़े नेताओं का आना भी हुआ। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे चौथी बार क्षेत्र की जनता भारी बहुमत से वोटों से जिताएगी। इस दौर में सिर्फ चंदन रामदास ही नहीं बल्कि लोहाघाट से बीजेपी विधायक पूरण सिंह फर्त्याल भी खुद को मंत्री पद का दावेदार समझ बैठे हैं। फर्त्याल का ये कहना है कि मेरिट के आधार पर पार्टी ने सोचा तो इस बार सरकार भाजपा की बनी तो वो मंत्री बन सकते हैं। खुद एक परफॉर्मेंस मेरी है, मेरिट के आधार पर अगर पार्टी निश्चित तौर पर सोचेगी तो ये चीज़ें होंगी। पार्टी खुद मेरिट के आधार पर सिलेक्शन करेगी तो मेरिट में हमारा नंबर बनता है, बाकी पार्टी पर निर्भर है कि पार्टी क्या डिसीजन ले। देखिए, मंत्री बनना ना बनना ये टोटली चीफ मिनिस्टर का और हाईकमान का निर्णय होता है। हम लोग कार्यकर्ता के रूप में जो भी हमारी भूमिका पार्टी तय करती है और जनता तय करती है वो काम करते हैं। एज एमएलए मैंने अपने क्षेत्र की सेवा की, मैं वहाँ एम्स तक लाने में सफल हुआ हूँ, वहाँ मैंने मॉडल डिग्री कॉलेज बनाया है, वहाँ हम मेडिकल कॉलेज जो अधूरा पड़ा हुआ था उसे पूरा करने का काम किया है, यूनिवर्सिटीज़ लेकर आ रहे हैं, कई चीज़ें भाई हैं। तो जो काम जिस भूमिका में कल को पार्टी अगर हमसे कहेगी कि आप मंत्री बनकर काम करें तो हम मंत्री बनकर अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, और मंत्री नहीं बनाएंगे तो जो भी काम हमारा होगा वो करेंगे। चुनावी परिणाम आने के साथ सरकार के गठन के बाद मंत्री पद के लिए हाईकमान तय करता है कि किसे बनाना है और किसे नहीं। लेकिन उत्तराखंड में ये कहावत चरितार्थ हो रही है कि सूत न कपास जुलाई से लट्ठम लट्ठा। यही हाल बीजेपी में दिखाई दे रहा है। फिलहाल कुछ भी हो, जैसे तैसे कर 10 मार्च का इंतजार तो सभी को करना ही होगा।
टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। काउंटिंग से पहले भाजपा की अहम बैठक में प्रत्याशियों को दिए गए टिप्स। राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर हरदा का प्रहार। विजयवर्गीय को बताया खरीद फरोख्त का शातिर खिलाड़ी, षड्यंत्र की राजनीति का आरोप। भाजपा विधायक चैंपियन का बड़ा बयान। 2017 की तुलना में 57 के आंकड़ों को नहीं छू पाएगी भाजपा, लेकिन पार्टी की जीत का किया दावा। और स्वच्छता सर्वेक्षण में दून को अव्वल बनाने की कवायद शुरू। नगर निगम ने 100 स्कूलों का किया चयन। सबसे ज्यादा प्लास्टिक पॉलिथीन इकट्ठा करने पर किया जाएगा सम्मानित।